पूर्णिया लाइव क्लासेज में आपका स्वागत है। मेरा नाम रुपेश कुमार झा है और जैसा कि आपको पता है कि मैं आपकी फीस का टीचर हूं। बच्चों ये हमारा जो लेक्चर हमारा लेक्चर 5 है और हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, तो हम लोग पढ़ रहे हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक का चैप्टर फर्स्ट कौन सा, इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड। उसमें हमारा कौन सा लेक्चर है, ये लेक्चर 5। लेक्चर 1, 2, 3 और 4 इसमें हम लोग क्या क्या पढ़े थे उसको 1 मिनट में थोड़ा सा रिकॉल कर लेते हैं और आगे जो आज हम क्या क्या पढ़ेंगे उसके बारे में बता देते हैं और फिर हम लोग कंटिन्यू करते हैं लेक्चर 5 को। ठीक है, तो लेक्चर 1, 2 और 3 और 4 इसमें क्या क्या पढ़े थे, तो हम लोग पढ़े थे कूलम्ब्स लॉ क्या होता है। बताए थे ना कि दो चार्ज होता है, कुछ डिस्टेंस पे होता है तो उसके बीच क्या लगेगा, फोर्स लगेगा, चाहे तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हो या फिर रिपल्सन हो। तो कूलम्ब्स लॉ पढ़े थे हम लोग क्या होता है। वहां पे एक टॉपिक आया था रिलेटिव परमिटिविटी, तो वो भी हम लोग देखे थे कि रिलेटिव परमिटिविटी क्या होता है। फिर हम लोग आए थे कि चार्ज को हम लोग किस किस टाइप से प्रोड्यूस कर सकते हैं। ठीक, तो उसके लिए अलग अलग मेथड था, कौन सा, फ्रिक्शन, कंडक्शन, इंडक्शन, ये भी हम लोग पढ़े थे। उस पे जो बेस्ड क्वेश्चन था, यानी पूरा कूलम्ब्स लॉ ये सब पे जो बेस्ड क्वेश्चन था वो हम लोग किए थे, PYQ वाला सारा क्वेश्चन हम लोग किए थे। ठीक है, उसके बाद जो हम पढ़े वो क्या पढ़े थे, इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़े थे, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है। ठीक, फिर पढ़े थे कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होता है, पढ़े थे ना। फिर हम लोग पढ़े थे इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या होता है, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट क्या होता है। ठीक है, और उस पे जो बेस्ड क्वेश्चन वगैरह आया था ये हम लोग पढ़े थे, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस वगैरह क्या होता है, ये सब सारा कुछ का प्रॉपर्टीज वगैरह सारा कुछ हम लोग देख लिए थे। ठीक है, उस पे जो PYQs था वो भी हम लोग बनाए थे। ठीक, आपको बताए थे कि अभी जो भी फार्मूला हम बता रहे हैं उस फार्मूले पे जो बेस्ड क्वेश्चन है उसको सिर्फ करवा रहे थे। ठीक है, यानी मिसलेनियस वाला क्वेश्चन हम नहीं करवा रहे थे। मिसलेनियस वाला क्वेश्चन आपको बताए हैं कि जब लास्ट क्लास होगा उसमें हम सारे जो भी कॉन्सेप्ट यूज होगा सब का सब एक साथ जो यूज होगा वो वाला क्वेश्चन बताएंगे। ठीक है, चाहे फ्रिक्शन का यूज हो जाएगा, उसमें वर्क पावर एनर्जी का यूज हो जाएगा, टेंशन का यूज हो जाएगा, वो हम आपको करवाएंगे। ठीक है, तो ये तो हम आपको ये बताए थे। उसके बाद आपको क्या बताया, तो पिछले क्लास में हम आपको बताए थे कि टॉर्क क्या होता है, बताए थे ना कि टॉर्क क्या होता है, और वही बता रहे थे। उस पे बेस्ड क्वेश्चन जो है उसको बताने के लिए टाइम नहीं मिल पाया था, टाइम खत्म हो गया था। तो टॉर्क पे जो बेस्ड क्वेश्चन आता है वो हम आपको 2-3 करवा देते हैं पहले। उसके बाद फिर हम पढ़ेंगे चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है। ठीक है, तो पहले हम लोग टॉर्क पे थोड़ा 1-2 क्वेश्चन कर लेते हैं टॉर्क से रिलेटेड और उसके बाद फिर हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो आज के लेक्चर में जो हम लोग पढ़ेंगे बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वो क्या है, गॉस लॉ है। ठीक है, तो हम लोग जो आज पढ़ेंगे वो क्या क्या पढ़ेंगे, तो आप देख रहे हैं कि हम लोग पढ़ेंगे पहले चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन क्या है। ठीक है, ये पढ़ेंगे। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या है। ठीक, इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बाद हम लोग फिर पढ़ेंगे गॉस लॉ क्या है। गॉस लॉ के बाद उसका जो एप्लीकेशन है वो पढ़ेंगे कि क्या है। बस समझ में आया, तो यही आज के लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे और उस पे जो बेस्ड क्वेश्चन आएगा वो हम लोग पढ़ेंगे। देखिए ध्यान रखिए कि जो गॉस लॉ है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये हमारे नीट में हो या JEE में हो, हमारे बहुत सारे भर के क्वेश्चन आते हैं। बस समझ आया, तो जो गॉस लॉ है उसको हम लोग थोड़ा सा और अच्छे से पढ़ेंगे। बस समझ आया, तो गॉस लॉ है, उसके बाद आपका इलेक्ट्रिक फ्लक्स है, चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है, ये सब हम लोग पढ़ेंगे। तो आज हम लोग क्लास कंटिन्यू करते हैं और पहले हम लोग थोड़ा सा टॉर्क देख लेते हैं, जो पिछले क्लास में लास्ट हुआ था जो टॉपिक टॉर्क, उसमें थोड़ा सा हम आगे बढ़ जाते हैं। उसके बाद फिर हम जो बेस्ट क्वेश्चन है उसको 1-2 कर लेते हैं, उसके बाद फिर हम आगे कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, तो आप थोड़ा क्वेश्चन देख लीजिए, यही सब टॉपिक पढ़ना है। कौन सा, तो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन हो गया आपका। ठीक है, आपका चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन हो गया, चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन हो गया, इलेक्ट्रिक फ्लक्स हो गया, गॉस लॉ हो गया और एप्लीकेशन, उसका जो एप्लीकेशन है किसका, गॉस लॉ का, और फिर हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, तो अभी जो हम थोड़ा सा आपको बोले क्या कि टॉर्क के बारे में थोड़ा सा हम क्वेश्चन देख लेते हैं कि ठीक है, जो टॉर्क से रिलेटेड क्वेश्चन है उसमें आपका जो क्वेश्चन है वो एक ये क्वेश्चन है। ठीक, फिर एक दो क्वेश्चन करते हैं टॉर्क से रिलेटेड। ठीक है, टॉर्क बताए थे क्या होता है, याद है टॉर्क क्या होता है। टॉर्क क्या बताए थे कि अगर कोई यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, मान लीजिए एक यूनिफॉर्म इस टाइप से इलेक्ट्रिक फील्ड है। ठीक है, एक इलेक्ट्रिक फील्ड है और इसमें कोई डाइपोल रखा हुआ है। क्या रखा हुआ है, डाइपोल। डाइपोल समझते हैं ना, क्या कि एक यहाँ पे निगेटिव चार्ज और यहाँ पे एक पॉजिटिव चार्ज और इसके बीच का कुछ डिस्टेंस। ठीक है, तो एक पॉजिटिव, एक नेगेटिव चार्ज, एक पॉजिटिव चार्ज और कुछ डिस्टेंस, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक डाइपोल बोलते हैं ना। 2 इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस सेपरेटेड बाय स्मॉल डिस्टेंस। और ये कहाँ पे रखा हुआ है, इलेक्ट्रिक फील्ड में, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है। ठीक है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन है। ठीक, इसके बीच का जो एंगल था वो कितना था, थीटा था ना, थीटा। तो याद कीजिए टॉर्क क्या आया था, याद है पिछले क्लास का जो लास्ट टॉपिक था वो टॉर्क ही था। तो टॉर्क क्या आया था, याद कीजिए, टॉर्क का फॉर्मूला आया था PE sin थीटा। कितना आया था, PE sin थीटा। ठीक, और इसको अगर हम लोग वेक्टर फॉर्म में अगर लिखते थे, हम लोग अगर बोले कि इन वेक्टर फॉर्म,
तो वेक्टर फॉर्म में जो हम लोग लिखे थे वो कितना आया था, तो टॉर्क जो होता था वो कितना होता था, P क्रॉस E। ये आपको पिछले क्लास में हम करवा दिए थे क्या, कि टॉर्क अगर वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे तो P क्रॉस E हो जाएगा, और टॉर्क अगर ऐसे ही मैग्नीट्यूड के फॉर्म में लिखेंगे तो PE साइन थीटा होगा। ऐसे भी A क्रॉस B AB साइन थीटा होता है ना, A डॉट B जो होता है वो AB कॉस थीटा होता है। तो टॉर्क जो होगा वो क्या होगा, P क्रॉस E। ये क्रॉस प्रोडक्ट जो है वो वेक्टर प्रोडक्ट होता है, मतलब इसका जो रिजल्ट आएगा क्या, टॉर्क, वो भी क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है। ठीक, तो वेक्टर क्वांटिटी जब होगा तो इसका डायरेक्शन भी होगा, तो कैसे निकालेंगे, तो P का डायरेक्शन ये होगा। P का डायरेक्शन क्या होता है, यानी इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन क्या होता है, निगेटिव टू पॉजिटिव, तो निगेटिव टू पॉजिटिव, ये इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन ये। तो आपको क्या दिख रहा है, ये जैसे डाइपो ये वाला डायरेक्शन और इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन ये, तो नीचे की तरफ हुआ कि नहीं, यानी ये जो होगा इनवर्ट हो जाएगा, क्या, किसका डायरेक्शन, टॉर्क का डायरेक्शन क्या हो जाएगा, इनवर्ट हो जाएगा। कैसे, तो P क्रॉस E हुआ ना नीचे, तो क्या हो जाएगा, इनवर्ट हो जाएगा। कोई दिक्कत है नहीं ना, यानी या तो K की तरफ होगा ऊपर, K की तरफ, या फिर माइनस K की तरफ, जेड डायरेक्शन या फिर माइनस जेड डायरेक्शन। ठीक है, तो ये आपको टॉर्क का डायरेक्शन हो गया। और निकालेंगे कैसे, तो PE साइन थीटा करके, यानी ये मेरा फार्मूला है मेरा। ठीक है, अब थोड़ा समझिएगा, इसमें कंडीशन आता है, एक आता है स्टेबल इक्विलिब्रियम, एक होता है अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। ठीक है, जब आपको बोलेगा कि स्टेबल इक्विलिब्रियम है, तो स्टेबल इक्विलिब्रियम का मतलब हुआ कि थीटा कितना हुआ, 0 डिग्री, यानी स्टेबल इक्विलिब्रियम का मतलब क्या हुआ, थीटा कितना, 0 डिग्री, और अनस्टेबल इक्विलिब्रियम का मतलब क्या हुआ, थीटा कितना, 180 डिग्री। ठीक, तो आप थीटा अगर 0 डिग्री करते हैं तो टॉर्क कितना आएगा बताइए, टॉर्क अगर हम लोग निकालते हैं तो साइन 0 का वैल्यू कितना होता है, 0 होता है ना, तो टॉर्क कितना हो जाएगा, 0। यानी ये स्टेबल के लिए भी होगा यही, यानी स्टेबल इक्विलिब्रियम के लिए भी यही कंडीशन होगा। और अनस्टेबल के लिए देखिए, अनस्टेबल के लिए थीटा कितना, 180, तो थीटा 180 कीजिएगा तो उस केस में भी टॉर्क कितना आएगा, 0 ही आएगा, क्योंकि साइन 0 हो या साइन 180 हो, दोनों का वैल्यू कितना होता है, 0 ही होता है, तो इसलिए टॉर्क कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो स्टेबल हो या अनस्टेबल हो, दोनों ही केस में टॉर्क कितना होगा, 0 होगा। ठीक, अब कैसे थोड़ा समझिएगा इसको, प्रैक्टिकली थोड़ा समझिए इस चीज को। देखिए, एक तो फार्मूला से हम लोग किसी चीज को समझते हैं, दूसरा प्रैक्टिकली हम लोग उस चीज को समझते हैं कि ये जो हम पढ़ रहे हैं वो क्या है। थोड़ा देखिए, जैसे मान लीजिए डाइपोल ये है, इलेक्ट्रिक फील्ड का भी डायरेक्शन यही है। ठीक है, तो इसके बीच एंगल कितने का हुआ, 0 का हुआ, तो अगर ये पॉजिटिव चार्ज है तो इस पर फोर्स किधर लगेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन में लगेगा। अगर निगेटिव चार्ज है तो इसको अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा। तो मान लीजिए एक फोर्स लग रहा है इधर और एक फोर्स लग रहा है इधर, तो क्या ये रोटेट करेगा, सोचिए आप, एक फोर्स इधर लग रहा है, एक फोर्स इधर लग रहा है, तो ये ऐसे खींच रहा है बस, नहीं समझे, तो क्या ये घूम पाएगा, नहीं घूमेगा ना, तो टॉर्क कितना होगा, 0 होगा। इसीलिए चाहे थीटा 0 हो या थीटा 180 डिग्री हो, उस केस में टॉर्क कितना हो जाता है, 0 हो जाता है। यानी स्टेबल का केस हो या अनस्टेबल का केस हो, टॉर्क कितना हो जाता है, 0 हो जाता है। ठीक, टॉर्क मैक्सिमम कब होगा, थोड़ा सोचिए तो, जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन मान लीजिए ये है, ठीक है, ये वाला डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड का, ठीक, और ऐसे रखा हुआ है डाइपोल, तो सोचिए ये पॉजिटिव चार्ज, इस पे फोर्स लगेगा, इधर लगेगा ना, और नेगेटिव चार्ज है, फोर्स लगेगा इस पे इधर, तो बताइए इस केस में भी ये रोटेट करेगा ना, ये ऐसे रोटेट करेगा। लेकिन अगर ये ऐसे रहता, थोड़ा सोचिए तो ऐसे है, तो क्या होगा, इस पे भी फोर्स लगेगा, इस पे भी फोर्स लगेगा, तो आपको क्या लग रहा है कि इस वाले केस में ज्यादा फोर्स लगेगा कि इस वाले केस में फोर्स लगेगा, तो आप देखेंगे जब ऐसे रहेगा डाइपोल तो उस केस में मैक्सिमम फोर्स लगेगा कि नहीं। तो टॉर्क मैक्सिमम कब होगा, टॉर्क क्या होता था कि अगर किसी बॉडी पे फोर्स लगा और वो रोटेट करने लगा तो उसी को हम लोग क्या बोलते थे, टॉर्क, यानी वही फोर्स क्या बन जाता था, टॉर्क। ठीक, तो टॉर्क कब मैक्सिमम हुआ, जब थीटा कितना हुआ, तो डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन ये, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन ये, तो एंगल कितने का हो गया, 90 का ना, यानी डाइपोल इलेक्ट्रिक फील्ड का जो डायरेक्शन होगा वो ये, ठीक है, और डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन ये, यानी ये माइनस क्यू चार्ज, ये प्लस क्यू चार्ज, तो एंगल कितने का बन गया, 90 डिग्री का ना। तो इस केस में टॉर्क कितना हो जाएगा, मैक्सिमम हो जाएगा। नहीं समझे बात को, यानी टॉर्क कितना हो जाएगा, मैक्सिमम होगा, और होगा कितना, तो PE साइन थीटा करेंगे ना, PE साइन थीटा, तो थीटा कितना होगा बताइए, थीटा कितना होगा, 90 डिग्री ना, तो टॉर्क बताइए कितना होगा, यानी टॉर्क मैक्सिमम अगर हमको बोल रहा है कितना होगा बताइए, तो P होगा, E होगा, और साइन 90 का वैल्यू कितना, 1 होगा ना। इसीलिए जब भी मैक्सिमम टॉर्क का बात होगा, जब भी मैक्सिमम टॉर्क का बात होगा वो कितना होगा, P इंटू E होगा, थीटा का बात नहीं है। क्यों, क्योंकि मैक्सिमम टॉर्क कब होगा, जब थीटा कितना होगा, 90 डिग्री। ठीक है ना, ये सब क्वेश्चन आएगा जब हम क्वेश्चन ये देख रहे हैं। देखिए इस वाले क्वेश्चन में भी मैक्सिमम का बात कर रहा है, इसलिए बोले मैक्सिमम में ध्यान रखना है कि थीटा कितना होगा, 90 डिग्री, और उसके इसमें टॉर्क कितना होगा, तो P इंटू E हो जाएगा।
कोई दिक्कत नहीं ना। लेकिन अगर कुछ एंगल पे रहेगा P और E तो उस केस में PE sin थीटा होगा, और अगर स्टेबल और अनस्टेबल होगा तो टॉर्क उस टाइम 0 होगा। ये तीनों चीज समझ गए। देखिए एक चीज आपके दिमाग में क्वेश्चन अगर हम आपसे पूछें तो देखिए समझिएगा क्या हम पूछना चाह रहे हैं। देखो जैसे मान लीजिए डाइपोल है, ये किस में है, इलेक्ट्रिक फील्ड में, ठीक। अब ये रोटेट करेगा ना, ये इधर इसमें इधर फोर्स लग रहा है, इसमें इधर फोर्स लग रहा है, तो रोटेट करेगा ना। तो आपसे हम पूछें कि ये जो रोटेट करेगा क्या ऐसे रोटेट करेगा डाइपोल, इलेक्ट्रिक फील्ड में क्या डाइपोल ऐसे रोटेट करेगा, अगर हमसे पूछें तब क्या बोलिएगा, क्या ऐसे करेगा या फिर अब दूसरा कंडीशन दे रहे हैं ऐसे 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 ऐसे। तो आप बताइए पहला केस यानी वो सीधा ऐसे घूमते रहेगा इलेक्ट्रिक फील्ड में, या फिर ऐसे होगा और ऐसे होगा। तो फर्स्ट केस सही है या सेकंड केस, आप बताइए फर्स्ट और सेकंड क्या सही है। उसके बाद हम लोग ये क्वेश्चन को भी करते हैं, पहले अब सोच के बताइएगा कि कौन सा सही होगा, ठीक है। देखिए इसमें जो हम लोग सॉल्यूशन करते हैं इसका, तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है हमको, क्वेश्चन क्या बोला कि मैक्सिमम टॉर्क लग रहा है, क्या लग रहा है, टॉर्क कितना लग रहा है, मैक्सिमम। और बताए थे कि मैक्सिमम टॉर्क का मतलब कितना, टॉर्क का मैक्सिमम का मतलब PE। तो देखिए क्या क्या हमको गिवन है, पहले इस चीज को समझिएगा। 2 इलेक्ट्रिक डाइपोल्स है और डाइपोल मोमेंट है 1.2 × 10⁻⁻30। तो P1 जो है उसका वैल्यू कितना दिया हुआ है, तो 1.2 × 10⁻⁻ कितना 30, और यूनिट इसका क्या होगा, cm है, यानी सेंटीमीटर नहीं है, ध्यान रखिएगा, ये कूलम मीटर है, होता है ना। P का फार्मूला कितना होता है, Q × 2a, तो Q का हो गया कूलम, A तो डिस्टेंस है ना, इसका होगा मीटर, तो कूलम मीटर होता है, बात समझ में आया, ठीक। तो कितना होगा कूलम मीटर, ठीक। अब P2 कितना है, देखिए P2 देख लीजिए, तो बोल रहा है कि एंड P2 जो है वो कितना है 2.4 × 10⁻⁻, यानी P2 जो है 2.4 × 10⁻⁻ कितना -30, ये कूलम मीटर है। यानी P1 P2 हमको पता चल गया, ठीक। उसके बाद क्या दिया हुआ, इनटू डिफरेंट यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, 2 इलेक्ट्रिक फील्ड है, एक का स्ट्रेंथ कितना है, तो एक की स्ट्रेंथ है यानी E1 जो बोलेंगे वो कितना है 5 × 10⁻⁴ कितना 4 न्यूटन, क्या होता है यूनिट, न्यूटन पर कूलम, याद है ना। यूनिट पे ध्यान रखिएगा, मान लीजिए कभी आप भूल गए या अभी आपको पता नहीं चल रहा है कि ये क्या दिया हुआ है, ठीक है, तो आप यूनिट से पहचान सकते हैं कि ये क्या है। जैसे कहीं मीटर दिख रहा है तो आप उसको टाइम नहीं ना लेंगे, क्योंकि टाइम का यूनिट क्या होता है, सेकंड होता है। तो हम क्या बोलेंगे, छोटा छोटा चीज जो है उसको पे ध्यान रखिएगा, क्योंकि कभी क्या होता है कि आपको पता ही नहीं चलेगा, आपको पता ही नहीं चलेगा कि ये जो है क्या है, तो उसमें आप यूनिट देख के आप जरूर पता कर पाएंगे कि ये क्या है। तो यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड का जो होता है वो F/Q होता है ना फार्मूला, तो F का हो गया न्यूटन और Q का हो गया कूलम, तो न्यूटन पर कूलम। तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो जाएगा, E1 कितना हो जाएगा 5 × 10⁻⁴ न्यूटन पर कूलम, ठीक। E2 देखिए कितना दिया हुआ है 15 × 10⁻, यानी E2 जो है वो कितना दिया हुआ है, तो 15 × 10⁻⁴ कितना 4 न्यूटन पर कूलम, ये दे दिया हमको। अब हमको टॉर्क पूछ रहा है, यानी τ1 τ2 पूछ क्या रहा है, देखिए द रेशियो ऑफ मैक्सिमम टॉर्क, इस चीज को ध्यान रखिए, क्या बोल रहा है मैक्सिमम टॉर्क, और मैक्सिमम टॉर्क क्या होता है PE होता है ना। तो द रेशियो ऑफ मैक्सिमम टॉर्क एक्सपीरियंस्ड बाय द इलेक्ट्रिक डाइपोल विल बी 1/x, यानी उन दोनों का जो मैक्सिमम टॉर्क जो है वो कितना है, तो 1/x है। तो वैल्यू ऑफ क्या पूछ रहा है, x बोल रहा है, ठीक। अब हमको क्या क्या करना है, हमको देखिए यहाँ पे, तो आप क्या कीजिए τ1 निकालिए, τ1 कितना होगा P1 × E1, τ2 निकालेंगे तो कितना हो जाएगा P2 × E2, बोल रहा है ना। और क्या करना है उसका, देखिए क्या करना है, रेशियो करना है, तो रेशियो कीजिए τ1/τ2 कीजिए, तो P1 E1 P2 E2 हो जाएगा ना, यानी τ1 कितना होगा P1 E1 τ2 P2 E2। अब P1 कीजिए कितना आएगा, देखिए P1 कितना होगा बताइए, P1 हमको दिया हुआ है ना कितना 1.2 × 10⁻⁻30। E1 कितना है, देखिए E1 कितना 5 × 10⁻⁴ कितना 4। P2 बताइए, P2 कितना 2.4 × 10⁻⁻ कितना -30, ठीक। E2 बताइए कितना है, E2 देखिए 1 यानी 1.5 2.4 1.5 है ना, देखिए यहाँ पे E1 जो है वो 5 है और 15 है, सॉरी 15 × कितना है 10⁻⁴, ठीक। यानी P1 E1 P2 E2
इसी का रेशियो बोल रहा है ना, यानी ये τ1/τ2 का रेशियो आएगा ना। ठीक, इसको थोड़ा सा काटिए तो देखिए 1.2 है, 2.4 है, तो 2 बार में कटेगा। 10⁻⁻30, 10⁻⁻30 खत्म। 5 और 15 देखिए 10⁴, 10⁴ खत्म। 5/15 3 हो जाएगा ना, तो कितना आया 1/6 आया कि नहीं। तो τ1/τ2 का रेशियो कितना दिया हुआ है 1/x। यहाँ क्या दिया हुआ है देखिए τ1/τ2 का रेशियो कितना है 1/x। तो हम बोलेंगे कि 1/x जो होगा वो किसके इक्वल होगा, तो यहाँ इधर कितना आया है 1/6। तो यहाँ क्या दिख रहा है कि x का वैल्यू कितना है 6 है। नहीं समझे बात को, यानी x का वैल्यू कितना होगा 6 हो जाएगा। तो हमसे x का ही वैल्यू पूछ रहा था, फाइंड द वैल्यू ऑफ x। बात समझे। देखिए यहाँ पे क्या कॉन्सेप्ट है, यानी जहां पे हमको टॉर्क निकालना है, सबसे पहले तो आपको समझना पड़ेगा कि जब हम टॉर्क मैक्सिमम निकालेंगे तो मैक्सिमम टॉर्क के लिए क्या होगा PE होगा। कितना होगा PE, क्यों, क्योंकि थीटा कितना हो जाएगा 90 डिग्री। इसीलिए जब एक फील्ड था, एक डाइपोल मोमेंट था P1 और इलेक्ट्रिक फील्ड कितना था E1, तो टॉर्क कितना होगा τ1 P1 इंटू E1। ठीक, टॉर्क 2 जब 2 निकाले तो कितना हो गया P2 इंटू E2, और उसका रेशियो कितना है, हमको बोल रहा है कि उसका रेशियो जो दिया हुआ है वो कितना है 1/x। ठीक, तो दोनों का रेशियो हम लोग निकाल दिए। ठीक, और उसका वैल्यू कितना आया मेरा देखिए 1/6 आया, और उसका रेशियो कितना था 1/6 था, तो x का वैल्यू कितना आ गया 6 आ गया। समझ गए ना बात को। यानी हमको मेन इसमें जो कॉन्सेप्ट आपको समझना था कि डाइपोल मोमेंट जो टॉर्क जो मैक्सिमम होगा वो कितने एंगल पे होगा 90 डिग्री पे। ठीक है, कैसे होगा आपको बता भी दिए। चलिए समझ गए बात को, क्वेश्चन को। ठीक है, हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं। देखिए यहाँ पे जो क्वेश्चन है आपको क्या दिया हुआ है कि इलेक्ट्रिक डाइपोल है इज प्लेस्ड इन एन एंगल ऑफ 30 डिग्री। कितना एंगल है हमको गिवन, पहले गिवन पे ध्यान देते हैं। डाइपोल इज प्लेस्ड एट एन एंगल ऑफ कितना 30 डिग्री विथ एन इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितना ये, यानी गिवन पे पहले ध्यान देते हैं कि गिवन क्या क्या हमको है। तो हमको बोला कि एंगल जो है वो कितना दिया हुआ है हमको 30 डिग्री, और इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू हमको दे रहा है, कितना दे रहा है तो 2 इंटू 10⁻⁵ कितना 5, और यूनिट क्या होता है न्यूटन पर कूलम। तो क्या हो जाएगा न्यूटन पर कूलम। ठीक, फिर हमको क्या बोल रहा है कि इट एक्सपीरियंस अ टॉर्क इक्वल टू 4 न्यूटन मीटर। टॉर्क बताए, टॉर्क क्या होता था याद कीजिए, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता था ना। तो फोर्स का क्या हो गया न्यूटन, और परपेंडिकुलर डिस्टेंस का मीटर। हम बोले ना कि यूनिट आप ध्यान रखिएगा, यूनिट से ही आपको बहुत कुछ पता चलेगा कि क्या दिया हुआ, कभी कभी नहीं समझ में आएगा कि क्या है वो। ठीक है, तो अगर आपको टॉर्क यानी टॉर्क दे दिया कितना, देखिए टॉर्क जो दिया हुआ 4 न्यूटन मीटर दे दिया। ठीक है, हमसे पूछ क्या रहा है, तो बोल रहा है आपको कि द चार्ज ऑन द डाइपोल इफ द डाइपोल लेंथ इज 2 सेंटीमीटर। ठीक, डाइपोल का लेंथ याद कीजिए कितना बोलते थे इसको 2a। अब इसका मतलब ये नहीं कि 2a यहाँ पे 2 सेंटीमीटर है तो a इज इक्वल टू 1 हो जाएगा। बोले थे कि जब डाइपोल हम लोग बनाते हैं तो यहाँ पे इस लेंथ को हम लोग 2a से रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे कभी कभी r से रिप्रेजेंट करते हैं तो बुक में वगैरह में आपको जो यूज होता है वो क्या होता है 2a होता है। 2a का मतलब l ही है, लेंथ है। बात समझे, इसका मतलब ये नहीं कर दीजिएगा कि 2a इज इक्वल टू 2 सेंटीमीटर, a इज इक्वल टू 1 हो जाएगा, ऐसा नहीं करना है। ये बस रिप्रेजेंट करने का एक तरीका है। ठीक है ना, तो इसको आप l भी बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, तो यहाँ ये हमको दे दिया। अब हमसे क्या पूछ रहा है, तो हमसे पूछ रहा है कि चार्ज क्या होगा, यानी Q का वैल्यू पूछ रहा है क्या होगा। तो आप बोलिएगा कि टॉर्क का फॉर्मूला जो होता है वो कितना होता है, तो PE sin थीटा। तो आप बोलिएगा इसमें तो Q है ही नहीं, हमको क्या पूछ रहा है Q पूछ रहा है ना। आप बोलिएगा Q है ही नहीं, है Q कहाँ है, ये P में Q छुपा हुआ है। कैसे, तो P जो होता है यानी उसको क्या बोलते हैं हम लोग इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट बोलते हैं ना। इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट क्या होता है Q इंटू 2a होता है कि नहीं। तो आप इसको देखिए टॉर्क इज इक्वल टू, इसको ऐसे हम इस फॉर्म में नहीं कर सकते हैं क्या, Q इंटू 2a, यहाँ E sin थीटा तो है ही नहीं। समझे, देखिए फार्मूला को बस चेंज कर दिया और कुछ नहीं किया है। ठीक, तो यहां से अगर आपको Q बोलेगा निकालने के लिए तो Q कितना होगा बताइए, ये सारा का सारा इधर जाके डिवाइड हो जाएगा तो कितना होगा बताइए, टॉर्क बाय कितना 2a E sin थीटा हो जाएगा ना। ठीक, अब बताइए टॉर्क का वैल्यू कितना दिया हुआ है, टॉर्क का जो वैल्यू है वो कितना दिया हुआ है 4 न्यूटन मीटर दिया हुआ है ना। तो यहां से Q निकालिए, टॉर्क की जगह कितना रखेंगे 4 रख देंगे। 2a यानी कितना 2 सेंटीमीटर, इसको किस में रखते हैं ध्यान रखिएगा, जो डिस्टेंस होता है वो सेंटीमीटर में नहीं रखते हैं, किस में रखते हैं मीटर में रखते हैं ना। तो इसको मीटर में रखिए तो 2 इंटू 10⁻⁻2 हो जाएगा कि नहीं। ठीक है, उसके बाद बताइए E कितना दिया हुआ है 2 इंटू
10 टू द पावर कितना 5, ये दे दिया हमको, ठीक। उसके बाद 2a हो गया e साइन थीटा, थीटा कितना 30 डिग्री, साइन 30 का वैल्यू कितना, साइन 30 का वैल्यू 1/2। याद रखिएगा ये सब वैल्यू, यार फिजिक्स में मैथ नहीं भी रहेगा, कम से कम फिजिक्स में साइन 30, साइन 60, टेन 30, टेन 60 ये सब याद रखिएगा वैल्यू, क्योंकि वो याद नहीं रहेगा तो बनेगा ही नहीं फिर क्वेश्चन, ठीक है। तो कितना हो जाएगा बताइए, तो Q इज इक्वल टू 4/2 इंटू 10 टू द पावर माइनस 2 इंटू 2 इंटू 10 टू द पावर 5 और इंटू साइन 30 का वैल्यू 1/2, ये 2 और 2 कैंसिल, ठीक। ये 4/2 यानी ये हो जाएगा 2, ठीक। 10 टू द पावर माइनस 2, 10 टू पावर 5, 10 टू पावर 3 हो जाएगा और ऊपर जाएगा 10 टू पावर माइनस 3 हो जाएगा, तो 2 इंटू 10 टू पावर कितना हो जाएगा -3 और 10 टू द पावर -3 को हम लोग क्या बोलते हैं, मिली बोलते हैं। कितना बोलते हैं, मिली। यानी आपको Q जो होगा वो कूलम में होता है ना, तो 2 मिली कूलम हो जाएगा ना। अगर 10 टू पावर -6 होता तो 2 माइक्रो कूलम हो जाता, 10 टू पावर -9 होता तो 2 नैनो कूलम हो जाता। तो यहाँ पे आया कितना, तो 2 इंटू 10 टू पावर -3 कूलम आया। तो इसका मतलब क्या बोलेंगे ये कि कितना है, 2 मिली कूलम है। नहीं समझे बात को, यानी क्या है। और देखिए नीट में पूछा हुआ क्वेश्चन है 2016 का, देखिए क्या वो है क्वेश्चन कि इलेक्ट्रिक डाइपोल है, प्लेस्ड है एंगल कितना पे 30 डिग्री पे, ठीक। किसके साथ, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के साथ, और उसका वैल्यू कितना दिया हुआ है 2 इंटू 10 टू पावर कितना 5, ठीक। हमसे पूछ क्या रहा है कि Q का वैल्यू क्या होगा अगर डाइपोल लेंथ कितना है 2 सेंटीमीटर। तो देखिए फार्मूला से ही ना फार्मूला आया, जहां पे आप टॉर्क बार बार पढ़ते हैं PE साइन थीटा, आपको ध्यान ही नहीं रहेगा कि जो PE जो होता है वो Q इंटू 2A होता है, तो फिर दिक्कत है कि नहीं है। यानी फार्मूले से फार्मूला कैसे वो आपको पूछ सकता है, जैसे Q इज इक्वल टू NE, देखिएगा उसका बार बार यूज होगा, वो कन्वर्ट हो जाता है अलग में, बात समझे। इसीलिए आपको इस चीज को ध्यान रखना है कि फार्मूला से भी फार्मूला निकल जाता है, ठीक है। और कौन कौन सा फार्मूला निकलेगा उस चीज को फिर तो आपको ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए अब जो अगला क्वेश्चन है आपको वो है ये वाला क्वेश्चन। देखिए क्या है, क्या बोल रहा है कि डाइपोल है, डाइपोल मोमेंट है, P है, प्लेस्ड है यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड E में, देन टॉर्क एक्टिंग ऑन इट्स इज गिवन बाय, टॉर्क क्या होता है बताए थे ना, टॉर्क P डॉट E होगा क्या, नहीं, टॉर्क P क्रॉस E होगा ना। यहाँ पे आपको P प्लस E है, P माइनस E है, तो क्या बोलेंगे P क्रॉस E, यानी टॉर्क जो होगा वो क्या हो जाएगा P क्रॉस E, ठीक। बात समझे, ये 2006 में क्वेश्चन पूछा हुआ है, बात समझ आया। यानी टॉर्क जो होगा P क्रॉस E होगा। देखिए एक चीज को समझिएगा थोड़ा, ये जो क्वेश्चन है ये कितना आसान क्वेश्चन है ना, बहुत इजी क्वेश्चन है ना। बस जो आपको फार्मूला है उसी फार्मूले को खाली पूछ रहा है कि कौन सा फार्मूला सही होगा। एक तरह से यही ना क्वेश्चन हुआ कि वो फार्मूला जो टॉर्क है वो कौन सा सही है, हम बता दिए P क्रॉस E। अभी के टाइम में ये क्वेश्चन बोर्ड में भी नहीं पूछेगा बताइए, इतना आसान क्वेश्चन आपको बोर्ड में भी नहीं पूछेगा। बोर्ड में पूछता है, ऑब्जेक्टिव में पूछ देता है वो अलग बात, लेकिन CBSE वगैरह जो है इतना इजी क्वेश्चन बोर्ड में भी नहीं पूछता है वो, बस समझ में आया। तो इस चीज को ध्यान रखिएगा कि ये जो क्वेश्चन है ये पूछा कब है, तो देखिए 2006 में। अभी से मान लीजिए अभी आप जो पढ़ रहे हैं 2024 में, और कोई 2000 में या 1995 में कोई पढ़ रहा है, उस टाइम का जो स्टैंडर्ड था क्वेश्चन का वही स्टैंडर्ड अभी रहेगा क्या, नहीं ना। यानी अभी अगर हम लोग पढ़ेंगे तो कम से कम 5 साल 6 साल 7 साल जो पुराना क्वेश्चन है उस पे ज्यादा फोकस करेंगे, क्योंकि अभी से हम 20 साल पहले वाला क्वेश्चन पे ज्यादा फोकस करेंगे। अगर मान लीजिए उसी को हम बना रहे हैं इजी क्वेश्चन तो पूछ रहा है, बन भी रहा है हमसे, हम खुश भी हो रहे हैं, लेकिन आपको ध्यान भी तो रखना पड़ेगा कि आज से 20 साल पहले क्वेश्चन का स्टैंडर्ड कुछ और था, कंपटीशन का स्टैंडर्ड कुछ और था, लेकिन अभी तो कुछ और है ना। अभी 720 में आप 700 लाएंगे, आपको अच्छा रैंक मिलेगा कि नहीं मिलेगा उसका कोई गारंटी नहीं है, बात समझ पा रहे हैं। इसीलिए जब हम, अब ये क्वेश्चन इतना इजी है, ये 2006 में पूछा हुआ, आप देख लीजिएगा, ये पूछा हुआ क्वेश्चन और इतना इजी है कि आप बोर्ड में भी क्वेश्चन पूछेगा कि नहीं पूछेगा उसको कोई गारंटी नहीं है, बात समझ रहे हैं। यानी आपको ध्यान क्या रखना है कि अभी से कम 10 साल बहुत ज्यादा हो गया, उससे वो जो क्वेश्चन है ना वो स्टैंडर्ड आपको बताएगा कि धीरे धीरे स्टैंडर्ड में क्या चेंजिंग आ रहा है, ठीक है। आप 20 साल 25 साल पहले वाला क्वेश्चन बनाइएगा तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। एक बार देख लीजिएगा बस, क्योंकि ये सब एक बार देख लेंगे तो इसको भूलेंगे नहीं। मान लीजिए कभी इस क्वेश्चन को हम देखबे नहीं करेंगे, आप पता चला कि एग्जाम में गया यही क्वेश्चन पूछ दिया, इसी में हम गलती कर दी, तब तो और महापाप है, बात समझ रहे हैं। इसीलिए ऐसा नहीं कि इसको नहीं देखेंगे, लेकिन एक बार उतना सीरियस नहीं लेंगे इसको। आज से 20 साल 25 साल पहले क्वेश्चन का स्टैंडर्ड कुछ और था, पढ़ाई का भी स्टैंडर्ड कुछ और था, कंपटीशन का स्टैंडर्ड कुछ और था, लेकिन अभी के टाइम में ऐसा नहीं है।
अभी स्टैंडर्ड बदला है, अब आपको मैक्सिमम नंबर लाना है और आपको उस स्टैंडर्ड पे जाना पड़ेगा, समझ गए। इसीलिए ये सब क्वेश्चन को एक एक बार बस देख के छोड़ देना है, ज़्यादा जो आपको फोकस करना है वो पिछले 10 साल के क्वेश्चन पे ज़्यादा फोकस करना है, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन से रिलेटेड क्वेश्चन है, ठीक है। ऐसे भी अभी हम जो टॉपिक आपको बताएंगे वो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन ही बताएंगे, तो इस क्वेश्चन को भी रोकते हैं क्योंकि चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन जब बताएंगे तो उस पर बेस्ड ये क्वेश्चन है, उसको हम करवाएंगे, ठीक है। चलिए आते हैं स्टार्टिंग में हम लोग अब, तो टॉर्क से रिलेटेड आप समझ ही गए कि टॉर्क से रिलेटेड जो क्वेश्चन है वो किस किस टाइप का पूछता है, ठीक है। अब पहले जाएंगे तो बहुत इजी क्वेश्चन पूछता था, अभी जो क्वेश्चन था वो आपको बता दिए लेटेस्ट वाला क्वेश्चन, ठीक है। और भी जब क्वेश्चन बताएंगे तो उसमें और क्वेश्चन को ऐड कर देंगे, ठीक। अब देखिए ये जो है चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, हम लोग ये टॉपिक पढ़ते हैं चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है, उस पर एक क्वेश्चन था, उस क्वेश्चन को करवाएंगे, फिर हम लोग इलेक्ट्रिक फ्लक्स समझेंगे और फिर उस पर बेस्ड क्वेश्चन पढ़ेंगे, गॉस लॉ है उस पर बेस्ड क्वेश्चन पढ़ेंगे, ठीक है। जो जो टॉपिक हम लोग पढ़ते जाएंगे उसमें प्रीवियस ईयर क्या क्वेश्चन आया हुआ है पिछले 5, 6, 7 साल के अंदर, उस क्वेश्चन पे ज्यादा फोकस मेरा रहेगा, ठीक है। अलग डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन, ठीक है। आपको भी अगर कहीं बुक में पिछले 5 साल, 6 साल, 7 साल का अगर कोई क्वेश्चन दिखता है, कहीं पे भी आपको दिखता है, तो उस क्वेश्चन को आप पूछिए, बस हमारा आप ग्रुप बना हुआ है, आप ग्रुप में क्वेश्चन डाल सकते हैं, अगर कोई दिक्कत होगा उसका सॉल्यूशन हम आपको बता देंगे। अगर कुछ ऐसा लगेगा कि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जो मान लीजिए क्वेश्चन मेरे आगे से नहीं गुजरा, आपके पास मान लीजिए क्वेश्चन है, तो उस क्वेश्चन को हम यहाँ पे सॉल्व करेंगे, बस हमारा उस कॉन्सेप्ट को अच्छे से बताएंगे। इसीलिए अगर आपको लगेगा कोई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है तो आप उसको पूछा कीजिए, अगर जो आपसे नहीं बन रहा है, जो बन रहा है उसको कोई दिक्कत नहीं है, जो नहीं बन रहा है उसको आप डालिए, आप वहाँ उसका सॉल्यूशन देखिए, सॉल्यूशन मिलेगा आपको, सॉल्यूशन देखिए, नहीं समझ में आएगा तो फिर उसको कमेंट करके आप उसको पूछ सकते हैं, कोई डाउट है तो। लेकिन अगर कुछ स्पेशल क्वेश्चन रहा, कुछ लगा कि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो टॉपिक हो सकता है कि मेरे दिमाग से हट गया है, जो आपको नहीं बता पाए, उस क्वेश्चन में यूज हो रहा है, तो उस क्वेश्चन को हम फिर यहाँ बोर्ड पे बताएंगे, ठीक है। इसलिए जो भी क्वेश्चन आएगा आप उसको पूछिएगा, ठीक है। चलिए अब जो हम लोग पढ़ेंगे वो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है। चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, तो देखिए आपको सबसे पहले हम बताए थे कि चार्ज क्या होता है, बताए थे ना कि चार्ज क्या होता है और चार्ज का प्रॉपर्टीज वगैरह क्या है, ठीक। फिर हम लोग कॉन्सेप्ट पढ़े कि चार्ज को प्रोड्यूस कैसे कर सकते हैं। प्रोड्यूस कहने का मतलब कि चार्ज जो होता है वो अलग अलग प्रोसेस से हम लोग उसको प्रोड्यूस कर सकते हैं, कि उसको किस किस प्रोसेस से। तो एक प्रोसेस होता था फ्रिक्शन, होता था ना कि चार्ज को हम लोग जनरेट कर पाते थे एक बॉडी से दूसरे बॉडी पे, यानी न्यूट्रल बॉडी है उसको हम लोग चार्ज कर सकते थे ना, ये प्रोसेस होता है। तो 3 प्रोसेस बताए थे, क्या, एक कंडक्शन, एक फ्रिक्शन और एक इंडक्शन, ये तीनों मेथड बताए थे जिससे हम लोग चार्ज को प्रोड्यूस कर सकते हैं, जनरेट कर सकते हैं, ठीक है। अब जो आता है तीसरा चीज, वो क्या आता है कि चार्ज को हम लोग डिस्ट्रीब्यूट कैसे कर सकते हैं, ठीक। तो चार्ज का यही जो टॉपिक है ये है चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, मतलब चार्ज को हम लोग डिस्ट्रीब्यूट कैसे कर सकते हैं, ठीक। तो इसके लिए अलग अलग मेथड होता है। तो चार्ज को डिस्ट्रीब्यूट करने का जो तरीका होता है, एक तो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, इसको नॉन यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, ठीक है। तो नॉन यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूशन जो होता है उसमें चार्ज जो होता है वो फिक्स नहीं है, कहीं ज्यादा कहीं कम, कहीं कम कहीं ज्यादा, ऐसे करके किया, तो वो नॉन यूनिफॉर्म हो गया। मेनली जो आपको पढ़ना है वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ना है, ठीक है। तो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूशन जो होगा वो 3 तरीके का होता है। कौन कौन 3 तरीके से हम लोग कर सकते हैं, कौन कौन, तो जैसे मान लीजिए एक पेन है, ये वाला है, ठीक है। तो ये हो लाइन, इसको लाइन चार्ज बोलते हैं, लीनियर वाला बोलते हैं, ठीक है। एक होता है सरफेस, मान लीजिए ये सरफेस है पूरा, ठीक है। और एक होता है वॉल्यूम, 3D फिगर वॉल्यूम, जैसे ग्लास है उसमें पानी, तो वॉल्यूम का बात करते हैं ना, ठीक। तो ये 3 तरीके से हम लोग चार्ज को डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। तो पहला देते हैं लाइन वाला, यानी लीनियर वाला, ठीक है। तो अगर इस पेन पे ऐसे चार्ज को ऐसे रख दिए, इस टाइप से यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, इसी को हम लोग बोलते हैं लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। क्या होता है लीनियर, मतलब लेंथ के अलोंग हम लोग चार्ज को क्या करते हैं, डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, तो उसको क्या बोलेंगे, लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक। दूसरा होता है सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, यानी जब हम लोग सरफेस पे चार्ज को क्या करते हैं, डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, उसको क्या बोलते हैं, सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। तीसरा होता है वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, जब वॉल्यूम के इनसाइड हम लोग क्या करते हैं, चार्ज को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, उसको क्या बोलते हैं, वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। तीनों को रिप्रेजेंट करने का तरीका अलग होता है, ठीक है। तो लीनियर का जब हम बात करते हैं, ये वाला बात, ठीक। तो एक टर्म आता है लैम्डा, क्या आता है, लैम्डा। लैम्डा क्या है, तो लैम्डा है चार्ज पर यूनिट लेंथ, मतलब कि इसका लेंथ L है, ठीक है। कितना लेंथ है इसका, मान लीजिए लेंथ इसका कितना है, L है, और हम चार्ज इस पे दे रहे हैं Q, तो चार्ज पर यूनिट लेंथ, पर यूनिट का जब बात करते हैं डिवाइड कर देते हैं कि नहीं, तो चार्ज पर यूनिट लेंथ, यानी पर यूनिट लेंथ में इकाई बोलते हैं हम लोग यूनिट लेंथ, यूनिट लेंथ में जो चार्ज है ना उसी को हम लोग बोलते हैं लैम्डा। क्या बोलते हैं, लैम्डा, ठीक। तो यूनिट लेंथ में जो चार्ज होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, लैम्डा बोलते हैं। तो अगर आपको टोटल मान लीजिए आपको बोला कि यूनिट लेंथ में कितना चार्ज है, लैम्डा है, ठीक,
यानी यूनिट लेंथ में कितना चार्ज है, तो उसको जो हम बोलते हैं क्या बोलते हैं, लैम्डा बोलते हैं। और टोटल चार्ज आपको निकालना है तो L से क्या कर दीजिए, इनटू कर दीजिए। यूनिट लेंथ को पूरे लेंथ से इनटू कर देंगे तो पूरा चार्ज नहीं निकल जाएगा, तो Q निकालना है तो कितना हो जाएगा, लैम्डा इंटू L। और यहाँ से आप लैम्डा निकालेंगे तो Q/L हो जाएगा। इसी फॉर्मूले को बस इधर से उधर कर रहा है, ठीक। तो यानी ध्यान रखना है कि लीनियर चार्ज डेंसिटी का जब बात हो, चाहे लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन बोलें, लीनियर चार्ज डेंसिटी बोलें, सबका मतलब एक ही है, ठीक। तो लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन जो होगा यानी लैम्डा जो होगा वो कितना होगा, Q/L होगा। यहाँ से आप Q जो निकालेंगे इसका बार बार काम पड़ेगा इस फॉर्मूले का, Q इज इक्वल टू कितना, लैम्डा इंटू L। ये फार्मूला बार बार जहाँ भी Q वर्ड यूज हो रहा है ना, वहाँ पे हम लोग लैम्डा के फॉर्म में इस टाइप से हम लोग लिख सकते हैं, ठीक है। ये हो गया। सेकेंड जो आता है वो आपका आता है, सेकेंड जो आएगा आपको सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। तो सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन में क्या होगा, तो चार्ज को हम लोग किसके ओवर यानी सरफेस के पे जब चार्ज को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं तो उसको सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन बोलते हैं, ठीक है। और उसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, उसको सिग्मा से रिप्रेजेंट किया जाता है, ठीक है। तो सिग्मा जो होगा वो क्या हो जाएगा, Q/A। यहाँ से अगर हम Q निकालेंगे तो सिग्मा इंटू क्या हो जाएगा, A। ये फॉर्मूला बार बार आपको यूज होगा, इसलिए इसको ध्यान रखिएगा कि Q अगर निकालना होगा तो कितना होगा, सिग्मा इंटू A, ठीक। फिर आता है रो, यानी आपको वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन में क्या होता है, तो उसको रो से रिप्रेजेंट करते हैं और वो कितना होता है, Q/V। तो यहां से आप Q निकालेंगे तो कितना आएगा, रो इंटू V। नहीं समझे, ये सब फॉर्मूला, ये वाला फॉर्मूला सब याद रखिएगा, ठीक है, कि इसका काम आपको पड़ेगा, ठीक। तो ये आपको सरफेस चार्ज यानी लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन और वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, ये तीन तरीके का डिस्ट्रीब्यूशन चार्ज का होता है, ठीक है। इसमें आप फॉर्मूला देख लिए और जहां पे उसका यूज होगा ये हम बताएंगे कि कहां पे यूज है, ठीक है। लेकिन ध्यान रखिएगा ये वाला फॉर्मूला आप याद रखिएगा, इस वाले से ज्यादा इंपॉर्टेंट ये वाला फॉर्मूला है, ठीक है, इसका आप याद रखिएगा, ठीक। चलिए नेक्स्ट जो है ये आपको बता ही दिए। देखिए ये वाला क्वेश्चन आपको बोले थे ना, ये वाला जो क्वेश्चन है, ये वाला क्वेश्चन, ठीक है, क्या बोल रहा है, देखिए कि थीन कंडक्टिंग रिंग है ऑफ रेडियस कितना है, R है, इज गिवन अ चार्ज प्लस Q। कितना चार्ज दिए हैं, यानी एक रिंग है उस पर चार्ज कितना दिए हैं हमको, कितना दिए हैं, Q दिए हैं, ठीक है। अब आपसे क्या पूछ रहा है, देखिए आपसे पूछ रहा है कि AKB यानी पार्ट है AKB, ठीक है, और द रिंग इज E, कितना है, E है, यानी इसके कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो कितना है, E है, ठीक। क्या बोल रहा है, देखिए कि चार्ज ऑन द पार्ट AKB ऑफ द रिंग इज E, द इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सेंटर ड्यू टू द चार्ज ऑन द पार्ट ACDB। कौन सा पार्ट है, ACDB, यानी देखिए ACDB, यानी इस पार्ट के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा। नहीं समझे, देखिए क्वेश्चन क्या था कि एक रिंग है जिस पे चार्ज कितना है, Q है, ठीक, यानी इस रिंग पे चार्ज कितना है, Q है। बोला कि इस वाले पार्ट के कारण यानी किसके, AKB, यानी इस पार्ट के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है, E है, हमको दे रहा है कितना है, E है, ठीक। फिर क्या बोला कि इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है कहां पे, सेंटर पे, कहां पे, इस सेंटर पे, किसके कारण, तो जो पार्ट है, कौन सा पार्ट, ACDB, कौन सा पार्ट है, ACDB, देखिए ACDB, यानी ये पार्ट के कारण यहीं तक ACDB, इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, ठीक। अब थोड़ा समझिएगा, जब हम इस पार्ट के कारण बोलेंगे, कौन, AC के कारण, जब हम AC के कारण बोलेंगे, थोड़ा ध्यान रखिए, तो जब हम AC का बात करेंगे तो यहाँ पे देखिए हम क्या बोले थे, देखिए जो आपको बार बार कॉन्सेप्ट बता रहे हैं उस चीज को ध्यान रखिएगा कि यहाँ पे जहां पे भी हमको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना होता है वहां पे क्या करते हैं, टेस्ट चार्ज को प्लेस्ड करवाते हैं, और टेस्ट चार्ज का नेचर कैसा होता है, पॉजिटिव, है ना। तो वही काम करेंगे, यहाँ पे टेस्ट चार्ज को क्या कर देंगे, प्लेस्ड। कहाँ पे निकालना है, सेंटर पे निकालना है ना, तो सेंटर पे टेस्ट चार्ज को क्या करेंगे, प्लेस्ड कर देंगे, ठीक। अब इसके कारण ये प्लस वाला चार्ज है ना, तो सर अब देखिए तो ये भी Q/4 हो जाएगा, ये भी Q/4 हो जाएगा, क्वाड्रेंट है ना ये भी कितना हो जाएगा, Q/4, और ये भी कितना हो जाएगा, Q/4, यानी चार्ज जो है यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है तो सब 4 में बाय 4 में डिवाइड हो गया, ठीक। अब इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे निकालना है, तो इस वाले के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा, ये वाला होगा, ठीक। इस वाले के कारण यानी B और D के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा, ये होगा। तो आप देख रहे हैं कि अगर AC और BD इसके कारण कैंसिल हो जाएगा कि नहीं, आप बोलिए क्यों कैंसिल होगा, तो देखिए चार्ज भी सेम है, चार्ज भी क्या है, सेम है, और डिस्टेंस भी सेम है, नहीं है, देखिए तो दोनों एक दूसरे को क्या कर देगा, कैंसिल कर देगा, ठीक।
यानी ये कैंसिल हो जाएगा। फिर बात करते हैं अब इन दोनों का, तो इसके कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो किधर होगा, इधर होगा, ये हो जाएगा, ठीक। इसके कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो किधर होगा, अब देखिए नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट दी सेंटर कितना होगा, 0 होगा ना। तो इस 0 क्या करेगा, इसको बैलेंस करेगा, इसको बैलेंस करेगा तभी तो 0 होगा, क्योंकि ये दोनों ऑटोमेटिक 0 हो चुका है। तो ये जितना इलेक्ट्रिक फील्ड है उतना ही इधर होगा ना। तो इसके कारण कितना है, ई है ना, इसके कारण ए के बी के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड कितना था, देखिए ई था, तो यानी इसके कारण कितना हो जाएगा, ई है। तो बताइए इधर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो कितना होगा, ई ही होना चाहिए, ई होना चाहिए। लेकिन डायरेक्शन किधर, देखिए ओ यानी सेंटर ओ है, इधर है के, है ना के, तो सेंटर डिस्टेंस यानी डायरेक्शन जो होगा वो किधर होगा, ओ से के की तरफ। बात समझे, यानी यहां जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा आपको पूछ रहा है यही पार्ट की, ये पार्ट के कारण क्या होगा, तो ये दोनों तो 0 ही हो गया, बाकी बचा ये वाला पार्ट, तो ये वाले पार्ट के कारण ये हुआ कि नहीं, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा वो किधर होगा, कितना होगा, ई होगा, और किस डायरेक्शन में होगा, तो ओ से लेके के की तरफ, यानी ओके। बस समझाया, तो इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा ई और अलोंग किधर होगा, ओके हो जाएगा। कोई दिक्कत है इसमें, नहीं ना। चलिए, तो ये वाला क्वेश्चन तो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन पे था, ठीक है। अब जो आज टर्म टॉपिक आता है आपको वो आता है इलेक्ट्रिक फ्लक्स। क्या होता है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो देखिए इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या है, इसी को समझिएगा। देखिए इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो है बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि इसी से रिलेटेड है गॉस लॉ, ठीक। गॉस लॉ हम लोग जानेंगे, गॉस लॉ क्या होता है। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स को पहले समझना पड़ेगा, उसके बाद ही गॉस लॉ समझ में आएगा, ठीक है। गॉस लॉ उसी से रिलेटेड है, और गॉस लॉ जब समझेंगे तो उसका एप्लीकेशन फिर समझेंगे, और उस पर जो बेस्ट क्वेश्चन आता है उसको हम लोग करेंगे, ठीक है। तो देखिए जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है वो क्या होता है, तो देखिए टोटल इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स क्रॉसिंग थ्रू द सरफेस, यानी परपेंडिकुलरली क्रॉसिंग थ्रू द सरफेस। यानी कोई इलेक्ट्रिक, देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड आपको क्या पता है, कोई चार्ज है उससे क्या निकलता है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकलता है ना। तो एक सरफेस यहाँ पे ऐसे है, ठीक है, और यहाँ से मान लीजिए चार्ज है, यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकल रहा है, ठीक। तो जितना इस सरफेस से पास होगा ना, परपेंडिकुलरली जितना पास होगा उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रिक फ्लक्स बोलेंगे, ठीक। तो अगर मान लीजिए कोई सरफेस है, आपको कोई सरफेस है, ठीक है, और इससे इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे निकल रहा है, ऐसे निकला, और कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड है जो बाहर से ऐसे जा रहा है, बाहर से, ठीक। तो आपको बोलेगा कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो होगा वो क्या होगा, तो जो बाहर से जा रहा है यानी एरिया के बाहर से जा रहा है उस इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से हमको कोई मतलब नहीं है। किससे मतलब है, तो जो उसके अंदर से जा रहा है, मतलब जितना इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्रॉस करेगा क्या, किसी सरफेस से, सरफेस के इनसाइड। बात समझ आया, सरफेस से बाहर से जा रहा है तो उससे फ्लक्स को उसको कोई मतलब नहीं है। किससे मतलब है, तो जो सरफेस से पास कर रहा है उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रिक फ्लक्स बोलेंगे, ठीक है। यानी टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्रॉसिंग थ्रू द सरफेस, यानी सरफेस से पास करेगा उसी को हम लोग फ्लक्स बोलेंगे, जो सरफेस से पास नहीं करेगा उसको फ्लक्स नहीं बोलेंगे, ठीक। अब आपको देखिए जब आप फ्लक्स पढ़ेंगे तो फ्लक्स का फॉर्मूला क्या होता है, तो फ्लक्स का फॉर्मूला, फ्लक्स आप अगर आप ध्यान देंगे तो फ्लक्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा ई का, नहीं होगा। आप सोचिए कि जो कोई सरफेस है, मान लीजिए ये सरफेस है, ठीक है, और यहाँ पे मान लीजिए मेरा 2 इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकल रहा है, ठीक है, 2 निकल रहा है या 3 निकल रहा है मान लीजिए, ठीक है, और ये बाहर से जा रहा है कुछ, एक तो ये हुआ। आपको क्या पता है कि जहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का डेंस जो ज्यादा डेंस होगा, मतलब जहां पास होगा वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू ज्यादा होगा, ठीक। तो अगर मान लीजिए यहाँ 3 निकल रहा है और किसी सरफेस से, आपको बोला कि किसी सरफेस से जो है वो बहुत सारा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकल रहा है, ठीक है, तो आपसे पूछेगा कि किस केस में फ्लक्स ज्यादा होगा, ये वाले केस में या ये वाले केस में, तो आप क्या बोलिएगा कि जहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा पास कर रहा है, क्या बोले, जहां ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास करेगा वहां पे ना फ्लक्स ज्यादा होगा, क्योंकि फ्लक्स क्या होता है, जितना इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्रॉस कर रहा है किसी सरफेस से, ठीक है। तो यहाँ पे फ्लक्स ज्यादा होगा, यहाँ पे फ्लक्स कम होगा। तो यहाँ फ्लक्स ज्यादा कैसे हुआ, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे क्या है, ज्यादा है। और इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा कैसे पता चला, तो पता चला कि ये पूरा क्लोजर है, तो जितना ज्यादा क्लोज रहेगा, जितना ज्यादा डेंस रहेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू उतना ही ज्यादा होगा, ठीक। तो इस वाले केस में इलेक्ट्रिक फ्लक्स ज्यादा होगा, इस वाले केस में इलेक्ट्रिक फ्लक्स कम होगा। तो आप क्या देखिए कि फ्लक्स जो होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा ई का, मतलब जितना ज्यादा ई होगा उतना ही ज्यादा क्या होगा, फ्लक्स होगा। पहला चीज तो ये। दूसरा चीज देखिए कि फ्लक्स जो है वो, अब हम क्या करते हैं, देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड का जो यही वैल्यू है, ठीक, जो बाहर से जा रहा है, मान लीजिए सब बाहर से जा रहा है, ठीक है। अब हम क्या किए कि इसका एरिया बढ़ा दिए,
क्या किए, एरिया बढ़ा दिए। तो अगर एरिया हम बढ़ा देंगे तो ये जो बाहर से जा रहा है लाइंस, ये भी इसी के अंदर आ जाएगा कि नहीं। अगर एरिया इसका बढ़ा दीजिए, यहां तक एरिया ले आइए, तो जो आपको दिख रहा है कि ये बाहर से चला जा रहा है, जो फ्लक्स में काउंट नहीं हो रहा है, तो जब आप उसका एरिया बढ़ा दीजिएगा तो फ्लक्स क्या होगा, यानी जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो उसी के अंदर से जाने लगेगा कि नहीं, तो फ्लक्स इंक्रीज कर जाएगा कि नहीं। यानी अगर हम लोग एरिया को इंक्रीज करें तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स भी क्या करेगा, इंक्रीज करेगा, करेगा ना, कोई डाउट है इसमें। यानी अगर हम एरिया, जो आपको दिख रहा है कि इलेक्ट्रिक लाइन से यहाँ नीचे से पास कर जा रहा है, यानी बाहर से पास कर जा रहा है, जब हम इसका एरिया बढ़ा देते हैं तो आप देखेंगे कि ये जो लाइंस है जो बाहर से जा रहा था वो भी इसके अंदर से जाने लगा, और जब अंदर से जाने लगा तो फ्लक्स का वैल्यू क्या करेगा, चेंज कर जाएगा, और चेंज करेगा तो इंक्रीज करेगा कि डिक्रीज करेगा, तो इंक्रीज कर जाएगा। यानी फ्लक्स उस केस में हम बोल सकते हैं कि एरिया के भी क्या होता है, डायरेक्टली होता है ना। यानी फ्लक्स जो होगा वो डायरेक्टली होगा ई का, और फ्लक्स जो होगा वो डायरेक्टली होगा किसका, ए का। बात समझे, ठीक। तो आप बोलेंगे कि फाई जो होना चाहिए वो तो ई ए होना चाहिए, फिर ई ए कॉस थीटा क्यों होता है, ये कंफ्यूजन आएगा ना कि ई ए होना चाहिए ना, ई ए कॉस थीटा क्यों होता है। थोड़ा देखिए, जब आप सरफेस को लेते हैं, मान लीजिए कि कोई सरफेस हम ऐसे ले लिए, ठीक है। अब इसमें एरिया का डायरेक्शन क्या हो गया, ये हो गया। एरिया जो होता है वो हमेशा सरफेस के क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है। देखिए जब हम लोग मैथ पढ़ते हैं तो उसमें एरिया को स्केलर की तरह ट्रीट करते हैं, मतलब वो स्केलर क्वांटिटी है, ठीक। लेकिन जब हम फिजिक्स पढ़ते हैं तो उसमें एरिया जो होता है वो एरिया वेक्टर होता है, मतलब एरिया को हम लोग वेक्टर क्वांटिटी की तरह ट्रीट करते हैं। और एरिया अगर वेक्टर है तो उसमें डायरेक्शन होगा, कुछ होगा ना। मान लीजिए कोई एक्स वाई प्लेन है, मान लीजिए एक्स है और ये वाई प्लेन है, और यहाँ पे कोई मान लीजिए इस टाइप से एरिया है, ठीक है। अगर ये मान लीजिए ए है, ये बी है, ये सी है और ये डी है, ठीक। तो ये वाला ए बी और ये सी डी। तो अगर आपसे पूछेगा कि एरिया क्या होगा, तो एरिया जो होता है वो ए बी क्रॉस कितना हो जाता है, सी डी हो जाता है। बोलिए कैसे, देखिए तो ए बी ये हो गया और सी डी ये हो गया, बीच का एंगल कितना 90। तो ए बी क्रॉस ए क्रॉस बी क्या होता है, याद कीजिए, ए बी साइन थीटा, और साइन थीटा, थीटा कितना हो गया 90, तो साइन 90 हो जाएगा। तो उस केस में क्या होगा, ए बी हो जाएगा कि नहीं, यानी ए बी इंटू कितना, बी सी होगा ना, सी डी नहीं, सॉरी सी डी नहीं, ए बी इंटू ए बी क्रॉस बी सी, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आपको बोलेगा तो ए बी बी सी और कितना साइन 90 डिग्री, साइन 90 का वैल्यू कितना 1, तो ए बी इंटू क्या होता है बी सी। आप याद कीजिए इसका जब हम लोग एरिया निकालते हैं तो क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ होता है कि नहीं, तो ये लेंथ इंटू ब्रेथ हो गया कि नहीं समझे। तो फिजिक्स में जो हम लोग एरिया को ट्रीट करते हैं वो वेक्टर की तरह ट्रीट करते हैं, यानी उसमें डायरेक्शन भी होता है। तो आप देखिए, आप अगर क्रॉस प्रोडक्ट का आप डायरेक्शन देखेंगे तो डायरेक्शन कैसे देखेंगे, ए बी क्रॉस बी, ए बी क्रॉस बी सी, है ना। देखिए अंदर की तरफ हुआ कि नहीं, अगर ऐसे रहता तो ये से ऊपर की तरफ होता कि नहीं। यानी आप क्या देख रहे हैं कि एरिया का जो डायरेक्शन है वो हमेशा सरफेस के परपेंडिकुलर होगा। क्या होगा, सरफेस के परपेंडिकुलर। ऐसे भी ए क्रॉस बी का जो रिजल्टेंट आएगा, आप क्रॉस प्रोडक्ट पढ़े होंगे ना, तो ए क्रॉस बी का जो रिजल्टेंट आता है वो क्या होता है, ए पे भी परपेंडिकुलर होता है, बी पे भी दोनों वेक्टर परपेंडिकुलर होता है ना। तो क्या बोलेंगे, ए पे भी होगा बी पे भी होगा, तो कौन सा डायरेक्शन हो जाएगा, ये डायरेक्शन, या तो ये ऊपर की तरफ होगा या फिर अंदर की तरफ। बात समझिए। ऐसे भी देखिए ए बी ऐसे, या तो अंदर की तरफ या फिर ऊपर की तरफ, ठीक। तो अगर हम क्या बोले, तो मैथ में हम लोग एरिया को स्केलर की तरह ट्रीट करते हैं, उसमें हम लोग डायरेक्शन वगैरह की बात नहीं करते हैं। लेकिन फिजिक्स में एरिया को हम लोग वेक्टर की तरह ट्रीट करते हैं, और उसका डायरेक्शन किधर होता है, तो परपेंडिकुलर टू द सरफेस, सरफेस के क्या होगा, परपेंडिकुलर, ठीक है। तो बताइए, तो यहाँ पे हम लोग जब हम लोग इस वाले केस का बात करते हैं, ठीक है। देखिए हम लोग एक एरिया बनाते हैं, जो मेन कंफ्यूजन है कि ई ए होना चाहिए, लेकिन ई ए कॉस थीटा क्यों होता है। थोड़ा देखिए, जैसे मान लेते हैं एक सरफेस है, ठीक है, इसमें एरिया का डायरेक्शन क्या हो गया, परपेंडिकुलर हो गया सरफेस के, ठीक। और इलेक्ट्रिक फील्ड जो है मान लीजिए ऐसे निकल रहा है, इस टाइप से, ठीक, इलेक्ट्रिक फील्ड इस टाइप से निकल रहा है। अब देखिए बीच का एंगल कितना है, थीटा है। थोड़ा को इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है, तो टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्रॉसिंग थ्रू द सरफेस, यानी परपेंडिकुलर टू द सरफेस, सरफेस के क्या होना चाहिए, परपेंडिकुलर। तो अगर ई का, ई वेक्टर है ना, यानी इसको कंपोनेंट में ब्रेक करना पड़ेगा, नहीं करेंगे। जैसे देखिए आप क्या पढ़े हैं कि कोई वेक्टर अगर ए है ये और बीच का एंगल ये थीटा है, तो इसको कंपोनेंट में ब्रेक करते हैं कि नहीं, यानी ये इधर भी कुछ डायरेक्शन ये कुछ गेन कर रहा है और इधर भी कुछ डिस्टेंस गेन कर रहा है ना। तो ये जो होगा ये कितना होगा, तो ये होता था ए कॉस थीटा,
और ये कितना होगा ए साइन थीटा। ये वेक्टर में आप पढ़ चुके हैं कि अगर किसी वेक्टर को कंपोनेंट में ब्रेक करना है तो जिसके साथ एंगल बना रहा है वो कॉस के फॉर्म में जाता है, और जिसके साथ नहीं बनाता, जैसे ये इसके साथ नहीं बना रहा है तो ये हो जाएगा ए साइन थीटा। ये जितना होगा उतना ही क्या होगा, ये भी होगा, तो ए कॉस थीटा ए साइन थीटा। तो यहाँ पे देखिए ई जो है इसके साथ एंगल बना रहा है थीटा, तो इधर जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, ई कॉस थीटा हो जाएगा, और जिसके साथ नहीं बना रहा है ये वाला डायरेक्शन कितना हो जाएगा, या ये वाला डायरेक्शन भी आप ले सकते हैं, कितना होगा ई साइन थीटा। इधर से अगर कंपोनेंट में ब्रेक करें तो यही वाला डायरेक्शन लेंगे तो कितना हो जाएगा ई साइन थीटा। तो अब देखिए ये दो कंपोनेंट में ब्रेक हुआ, एक हुआ जो इसके परपेंडिकुलर है, एक कंपोनेंट है जो इसके पैरेलल है, मतलब एक जो सरफेस है एक इसके पैरेलल वाला में कंपोनेंट में ब्रेक हुआ और एक इसके परपेंडिकुलर वाले में हुआ। परपेंडिकुलर वाले में कॉस थीटा गया और परपेंडिकुलर वाले में कॉस थीटा गया, और जो पैरेलल वाला था उसके साथ साइन थीटा गया ना। तो देखिए तो ये साइन थीटा वाला हो गया, ये कॉस थीटा वाला हो गया, तो परपेंडिकुलर वाला क्या दिख रहा है, कॉस थीटा वाला दिख रहा है ना। तो यहाँ से बताइए टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होगा, ई कीजिए ना, कोई दिक्कत नहीं है, फ्लक्स को ई ए ही कीजिए। तो ई कितना हुआ, ई नहीं बोलेंगे, ई कॉस थीटा बोलेंगे ना, क्योंकि सरफेस की जो परपेंडिकुलर है उससे हमको मतलब है। तो कितना हो गया ई कॉस थीटा आई इंटू कितना ए। इसको थोड़ा सा अरेंज कर लेते हैं, देखते हैं ई ए कॉस थीटा, और इसको अगर वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे हम लोग तो कितना होगा ई डॉट ए, होता है ना। कॉस थीटा वाला क्या होता है, ए बी कॉस थीटा अगर है तो ए डॉट बी, ए बी साइन थीटा है तो ए क्रॉस बी, होता है ना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा ई डॉट ए हो जाएगा, कोई दिक्कत है इसमें नहीं। अब देखिए एक चीज को समझिएगा, तो फ्लक्स जो होगा वो ई डॉट ए होगा, ठीक। अब फ्लक्स आपसे पूछेगा स्केलर क्वांटिटी की वेक्टर क्वांटिटी, तो ध्यान रखिएगा ये जो होता है इसको स्केलर प्रोडक्ट बोलते हैं, और जो क्रॉस वाला होता है उसको वेक्टर प्रोडक्ट बोलते हैं, ठीक है। तो जो टॉर्क आया था याद कीजिए, टॉर्क में क्या था, पी क्रॉस ई था, तो पी क्रॉस यानी क्रॉस वाला था ना, तो टॉर्क भी वेक्टर हुआ तो उसका रिजल्टेंट। लेकिन यहाँ पे जो थीटा आया, ये सॉरी फाई आया, वो ई डॉट ए आया। ई डॉट ए मतलब कि डॉट प्रोडक्ट आया, और डॉट प्रोडक्ट क्या होता है, स्केलर प्रोडक्ट होता है, यानी इसका जो रिजल्ट आएगा वो क्या आएगा, स्केलर क्वांटिटी आएगा। वर्क भी देखिए, वर्क क्या होता है, एफ डॉट एस होता है ना, तो जो भी डॉट प्रोडक्ट का रिजल्ट आ रहा है वो स्केलर होगा, और जो क्रॉस प्रोडक्ट का रिजल्ट आ रहा है वो वेक्टर होगा। तो ये डॉट प्रोडक्ट है ना, इसका रिजल्ट क्या होगा, स्केलर होगा। यानी फ्लक्स जो होगा वो कौन सा क्वांटिटी, स्केलर क्वांटिटी, ठीक है। यानी आप समझ गए कि फ्लक्स क्या होता है, तो टोटल इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स क्रॉसिंग थ्रू द सरफेस, यानी परपेंडिकुलर होना चाहिए, और डिनोट किससे करते हैं हम लोग, फाई से, ठीक। और कौन सा क्वांटिटी है ये, स्केलर क्वांटिटी। एसआई यूनिट क्या होता है इसका, न्यूटन मीटर स्क्वायर। कैसे आया ये, तो फ्लक्स जब आप पढ़ते हैं तो पढ़ते हैं ई इंटू ए, और ई जो पढ़ते हैं वो न्यूटन पर कूलम पढ़ते हैं ना। बताए थे ना फोर्स पर यूनिट टेस्ट चार्ज, तो न्यूटन पर कूलम, एरिया का हो गया मीटर स्क्वायर, तो न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम, ये हो गया एक, यानी न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। एक और होता है याद कीजिए, ई जो होता है वो v बाई डी होता है। आप इसका फॉर्मूला मेन ये वाला पढ़े होंगे, E इज इक्वल टू माइनस डी वी बाई डी आर, याद है, ऐसे सेकंड चैप्टर में ये पढ़ना है। तो E इज इक्वल टू माइनस डी वी बाई डी आर, इसको शॉर्ट में डी आर को डी बोल सकते हैं डिस्टेंस, और v को v बोल सकते हैं, v पोटेंशियल है यहाँ पे, ठीक है। तो ये इसका यूनिट हो जाएगा वोल्ट, ठीक है, और ये जो हो जाएगा d का हो गया कितना, मीटर, तो वोल्ट पर मीटर। तो अगर आप इसके फॉर्म में देखेंगे तो कितना होगा, देखिए तो फ्लक्स कितना आया है, ये आया है ना, तो E का हो गया वोल्ट पर मीटर, एरिया का कितना होगा, मीटर स्क्वायर, तो ये से कटेगा तो वोल्ट मीटर हो गया। नहीं समझे, इसीलिए इसका यूनिट वोल्ट मीटर भी लिखते हैं या न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम भी बोलते हैं, ठीक है। ये फ्लक्स का यूनिट है न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम, और ये वोल्ट मीटर। इसका डायमेंशन भी आप निकाल सकते हैं, सीखे होंगे आप डायमेंशन निकालने के लिए, डायमेंशन भी आप निकाल सकते हैं, ठीक। ये समझ गए बात को, यानी फ्लक्स समझ में आया कि किसी भी जो कोई भी आप सरफेस है उससे जितना इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स पास करेगा उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रिक फ्लक्स, लेकिन वो परपेंडिकुलर होना चाहिए, समझ गए। जैसे आप एक चीज़ देखिए, कभी कभी क्या होता है वो थोड़ा कन्फ्यूजिंग है, देखिए जैसे मान लीजिए, इसी में आपको बताते हैं, जैसे देखिए, जैसे मान लीजिए कि अगर आपको ऐसा दिया है कि कोई सरफेस है, ठीक है, ये जो है ये इधर x है इधर y है, ठीक है, और ये एक सरफेस है, ठीक। अब इसका जो एरिया का डायरेक्शन होगा वो किधर होगा, z की तरफ होगा,
एक्स वाई प्लेन में है ना, तो इसके परपेंडिकुलर कौन होगा, जेड होगा ना। यानी आप बोल सकते हैं कि एरिया का जो डायरेक्शन होगा वो के की तरफ होगा, जेड को क्या बोलते हैं, के बोलते हैं, ठीक है, के की तरफ है। कोई इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है जो ऐसे पास कर रहा है, ऐसे, ठीक है, और ये हॉरिजॉन्टल के साथ कितना एंगल बना रहा है, थीटा बना रहा है, ठीक। यानी इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो हॉरिजॉन्टल के साथ कितना एंगल बना रहा है, थीटा एंगल बना रहा है। तो इसके साथ थीटा एंगल बना रहा है, तो इसका दो कंपोनेंट ब्रेक होगा ना, इधर हो जाएगा ई कॉस थीटा और इधर हो जाएगा ई साइन थीटा, होगा ना। यहां पे अगर आप एरिया का डायरेक्शन देखें तो एरिया है परपेंडिकुलर, लेकिन ई जो कंपोनेंट में ब्रेक हुआ वो एक हुआ हॉरिजॉन्टल, एक हुआ वर्टिकल यानी वाई में, यानी एक हुआ एक्स में, एक हुआ वाई में, एरिया किधर है, जेड में। तो बताइए ई का डायरेक्शन परपेंडिकुलर रह पाया, यानी एरिया के डायरेक्शन में कभी आ पाया, सरफेस के परपेंडिकुलर हो पाया, नहीं हो पाया। तो यहां पे आप बोलेंगे फ्लक्स कितना होगा, 0 होगा। बोलिए क्यों, देखिए ये भी इसके परपेंडिकुलर है, लेकिन ये जो है जैसे सरफेस है ना, एक है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ऐसे, ये भी पास नहीं करेगा, एक हो गया इससे, ये भी पास कर पाएगा क्या, नहीं करेगा। तो चाहे ऐसे वाला हो, ये वाला डायरेक्शन या ये वाला डायरेक्शन, ये कभी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से पास कर पाएगा, नहीं ना कर पाएगा। जब भी करेगा तो ये ऐसे करेगा, बस समझ आया। तो इसी केस में देखिए यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस भी था, एरिया भी था, लेकिन फ्लक्स कितना हुआ, 0 हुआ। तो आपको समझना पड़ेगा कि उस सरफेस के परपेंडिकुलर होना चाहिए, ठीक। तो ये परपेंडिकुलर सरफेस के नहीं हो पाया, एक सरफेस की ये पैरेलल हुआ, इस वाले इसके परपेंडिकुलर, एक इसके परपेंडिकुलर, बात समझा। ये सरफेस के परपेंडिकुलर नहीं हो पाया, इसलिए फ्लक्स कितना हुआ, 0 हो गया। यानी इस केस में फ्लक्स कितना होगा, 0 होगा। बस समझ गए ना, ठीक है। अब देखिए अब लोग गॉस लॉ पढ़ेंगे कि गॉस लॉ क्या होता है। ये वाला क्वेश्चन हो गया आपका, ये सब बता दिए आपको। फ्लक्स समझ गए ना, फ्लक्स क्या होता है, यानी किसी भी सरफेस से जो टोटल इलेक्ट्रिक लाइंस क्रॉस करेगा परपेंडिकुलर टू द सरफेस, उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रिक फ्लक्स बोलेंगे। स्केलर क्वांटिटी है, यूनिट न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम हो जाएगा या वोल्ट मीटर हो जाएगा, ठीक है, स्केलर क्वांटिटी है, ठीक। और उसका फॉर्मूला E डॉट A होगा। ध्यान रखना है कि परपेंडिकुलर होना चाहिए सरफेस के, ठीक है। अब जो क्वेश्चन है, अब जो हम लोग टॉपिक पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे गॉस लॉ, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। गॉस लॉ क्या होता है, ठीक है, गॉस लॉ को समझेंगे और फिर उस पे जो बेस्ट क्वेश्चन है उसको हम लोग करेंगे, ठीक है। गॉस लॉ देखिए, गॉस लॉ क्या किसको बोलते हैं हम लोग, गॉस लॉ जो होता है वो, अब जैसे मान लीजिए कोई सरफेस है, ठीक है। पहले गॉस लॉ का मतलब समझिए। देखिए जब हम लोग कोई, जैसे आप इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड पढ़ रहे हैं ना, इसमें गॉस लॉ पढ़ रहे हैं। जब आप करंट इलेक्ट्रिसिटी पढ़ेंगे तो वहां पढ़ेंगे एम्पियर सर्किटल लॉ। क्या पढ़ेंगे, एम्पियर सर्किटल लॉ। देखिए आप यहाँ पे जब इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड पढ़े थे तो वहाँ स्टार्टिंग में पढ़े थे कूलम्स लॉ, पढ़े थे ना, और उसका यूज करके हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालते थे ना, डाइपोल के कारण भी निकालते थे, एक्सियल पे, इक्वेटोरियल पे, अलग अलग जगह पे हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालते थे। वहाँ पे किसका यूज करते थे, कूलम्स लॉ का यूज करते थे कि नहीं, यानी कूलम्स लॉ का यूज करके हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकाले थे अलग अलग जगह पे, ठीक। गॉस लॉ जो है वो अल्टरनेट मेथड है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालने का, बात समझे। यानी देखिए गॉस लॉ का यूज करके भी हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ही निकालते हैं, जैसे कूलम्स लॉ का यूज करते थे। तो कूलम्स लॉ का जो यूज करते थे वो कुछ अलग अलग शेप वगैरह का कुछ था, अलग साइज का था, तो उसमें हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालते थे। अगर स्फेरिकल सेल दे देगा, मान लीजिए कोई लाइन चार्ज वाला दे देगा, इनफाइनाइट लाइन, पूरा इसका लेंथ बहुत ज्यादा है, इस पर चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, उस केस में आपको इलेक्ट्रिक फील्ड बोल देगा। या कोई प्लेन सीट है, मान लीजिए ये सीट है और इस पे चार्ज को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, उस केस में बताइए इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होगा, बात समझ रहे हैं। कोई स्फेरिकल सेल है, उसके इनसाइड क्या होगा, आउटसाइड क्या होगा, सरफेस पे क्या होगा, ये आपसे पूछेगा। तो इसमें हम लोग फिर कूलम्स लॉ का यूज नहीं करते हैं, किसका यूज करते हैं, गॉस लॉ का यूज करते हैं। तो बोल सकते हैं कि गॉस लॉ जो है वो एक अल्टरनेट मेथड है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालने का। यानी पहले जो हम लोग कूलम्स लॉ का यूज करते थे डाइपोल में, था ना, एक्सियल पे, इक्वेटोरियल पे या पॉइंट चार्ज के कारण निकाले थे ना, तो वहां पे हम लोग किसका यूज करते थे, कूलम्स लॉ का यूज करते थे। तो वहां पे कूलम्स लॉ का यूज करते थे, यहाँ पे हम लोग गॉस लॉ का यूज करते हैं, बात समझाया। तो गॉस लॉ जो है एक अल्टरनेट मेथड है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालने का, ठीक। वैसे ही करंट इलेक्ट्रिसिटी जब हम लोग पढ़ते हैं तो करंट इलेक्ट्रिसिटी में दो चीज है, एक है बायोट-सावर्ट लॉ, है ना। तो बायोट-सावर्ट लॉ से हम लोग मैग्नेटिक फील्ड निकालते हैं, मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड क्या होगा, ठीक।
उसमें आईडीएल साइन थीटा बाय आर स्क्वायर आता था ना, फार्मूला आता था, ठीक है। तो वो हम लोग बायो-सवार्ट लॉ से निकालते थे, ठीक। यहाँ पे एम्पियर सर्किट लॉ जो है वो अल्टरनेट मेथड होता था, किसका? अल्टरनेट मेथड होता था किसका? मैग्नेटिक फील्ड निकालने का। बात समझे? यानी अल्टरनेट मेथड वहां पे था एम्पियर सर्किट लॉ, मैग्नेटिक फील्ड निकालने का, और यहाँ पे अल्टरनेट मेथड है इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने का, क्या? किसका? गॉस लॉ। बात समझ पा रहे हैं ना? ठीक। तो जब आप एम्पियर सर्किट लॉ वहां पे पढ़ेंगे तो आप समझिएगा कि वो भी एक गॉसी लॉ के तरह है। वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते थे और यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड निकालते हैं। बात समझ गए? चलिए, तो यहाँ पे जो गॉस लॉ है वो क्या है? तो गॉस लॉ कहता है कि द टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स, अभी फ्लक्स पढ़े ना, तो टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स ओवर द क्लोज सरफेस इज इक्वल टू 1/ε0 टाइम्स द चार्ज इनक्लोज्ड बाय द सरफेस। यानी क्या? कि कोई चार्ज है, मान लीजिए चार्ज है और एक किसी सरफेस में से क्लोज्ड है, ठीक। यानी एक चार्ज है यहाँ पे सेंटर ब्रेक दिए और ये क्लोज सरफेस है, ठीक। तो इससे लाइंस निकलेगा कि नहीं निकलेगा? निकलेगा ना। अब पता है कि अगर ये पॉजिटिव चार्ज होता है जैसे अवे जाता है ना, तो लाइंस निकलेगा, ठीक है। तो जब लाइंस निकलेगा किसी सरफेस से, हम लोग 3D फिगर का बात करते हैं ना, जब हम लोग स्फेयर का बात करते हैं तो एक 3D फिगर का बात करो। स्फेयर मतलब जैसे देखिए दो चीज होता है, आप फिगर में थोड़ा सा डिफरेंस समझिएगा। जब हम सर्कल बनाते हैं तो वो भी ऐसे ही बनाते हैं, और जब हम स्फेयर बनाते हैं फिर भी हम ऐसे ही बनाते हैं। तो दोनों में कुछ तो डिफरेंस होगा ना। स्फेयर और सर्कल दोनों सेम चीज तो नहीं है। तो स्फेयर बनाते हैं फिर भी ऐसे बनाते हैं, सर्कल बनाते हैं ये भी ऐसे बनाते हैं, तो दोनों में अंतर क्या है? दोनों में कुछ डिफरेंस होगा। तो दोनों में क्या डिफरेंस है? तो अगर हम बात करते हैं कि सर्कल का और बात करते हैं हम स्फेयर का, तो स्फेयर आप समझिए फुटबॉल होता है ना, फुटबॉल, वॉलीबॉल जो होता है, कुस्को बॉल, क्रिकेट वाला है ना, तो वो जो है आपको है स्फेयर। क्या है? स्फेयर। हिंदी में गोला बोलते हैं उसको, ठीक है। तो क्या है? ये स्फेयर है। अब स्फेयर को हमको इसको भी बनाना पड़ेगा, तो क्या करेंगे? ऐसे ही ना बनाना पड़ेगा। लेकिन आपके दिमाग में क्या सेट होना चाहिए? ये 3D फिगर है तो गोल ऐसे रखा हुआ है, बात समझे। और जब हम सर्कल बनाते हैं तो वो आपको हो गया कि सर्कल, रिंग, ये सब जो बनाते हैं ये आपको हो गया जैसे चूड़ी होता है ना, वो उसका देखिए कैसे होता है। उसमें क्या फुटबॉल, आप फुटबॉल देखिए 3D फिगर है ना, लेकिन जो चूड़ी है वो देखिए 2D फिगर है कि नहीं है? नहीं है। ऐसे हम लोग बनाते हैं ऐसे, बस समझिए। इसमें आप पानी दीजिएगा, पानी रहेगा? नहीं रहेगा। इसीलिए सर्कल का कभी वॉल्यूम नहीं निकालते हैं। ये 2D फिगर है, इसका वॉल्यूम कभी नहीं निकलेगा। किसका निकलेगा? तो स्फेयर का निकलेगा ना। स्फेयर में आप पानी भर सकते हैं कि नहीं भर सकते हैं? तो स्फेयर का वॉल्यूम निकलता है। क्यों? क्योंकि स्फेयर 3D फिगर है जो हम ऐसे ही दिखा सकते हैं। बात समझ में आया? और सर्कल जो है या रिंग है ये क्या है? 2D फिगर है, इसमें इसका वॉल्यूम नहीं निकल सकता है। बात समझे? तो हम स्फेयर का बात कर रहे हैं अभी। तो ये क्लोज है, यानी एक चार्ज है सेंटर पे है, और ये स्फेयर है ऐसे क्लोज है, यानी फुटबॉल है ऐसे, और उसके सेंटर पे एक चार्ज रखा हुआ है, ठीक। तो इससे जो लाइंस निकलेगा तो सरफेस से निकल रहा है। अब अगर इस सरफेस का बात करेंगे आप, तो देखिए सरफेस के परपेंडिकुलर ही होगा कि नहीं है? मान लीजिए ये पॉइंट देखिए, ये सरफेस के परपेंडिकुलर ही है कि नहीं? परपेंडिकुलर कैसे पता करते हैं किसी कर्व सरफेस के? ये कर्व सरफेस है ना, आप कर्व सरफेस है ना, यहाँ पे परपेंडिकुलर डालना है। कैसे डालते हैं? ये सेंटर है ना, इससे इसको मिला देते हैं, ये इसका परपेंडिकुलर है। यहाँ पे परपेंडिकुलर डालना है, कैसे डालते हैं? सेंटर से मिला देते हैं। बात समझ आया? ठीक। तो देखिए यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड निकलेगा, एरिया का भी डायरेक्शन यही होगा, तो परपेंडिकुलर हो गया कि नहीं? ठीक। तो यहाँ पे फ्लक्स जो होगा, फ्लक्स होगा ना, चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकलेगा, किसी सरफेस से पास करेगा तो फ्लक्स होगा ना। तो फ्लक्स जो होगा वो किसके इक्वल होगा? हम पहले बात करते हैं वैक्यूम का। अगर किसमें रखा हुआ है? वैक्यूम में। तो किसके इक्वल होगा? तो 1/ε0 टाइम्स द टोटल चार्ज इनक्लोज्ड, मतलब कि इस सरफेस के अंदर जो टोटल चार्ज है, ठीक, बटे ε0, यानी बाय क्या करेंगे? ε0, यानी चार्ज इनक्लोज्ड बाय कितना? ε0, यानी इसी के इक्वल हो जाएगा फ्लक्स, ठीक। अब देखिए मान लीजिए सरफेस है कोई, ठीक है, ये सरफेस, इसमें चार्ज है 5 कूलम, 3 कूलम, 2 कूलम, ठीक, और यहाँ पे एक है 8 कूलम। आपको बोलेगा कि कितना फ्लक्स होगा, ठीक, और ये कहाँ रखा हुआ है? वैक्यूम में, ठीक। तो यहाँ पे आपको बोलेगा तो 5, 3, 8 और 2 10 हो गया। इस 8 को जोड़ना है क्या? इस 8 को ऐड नहीं करना। क्यों? क्योंकि इस सरफेस के बाहर है। जितना चार्ज इंक्लोज्ड होगा ना, मतलब जितना उसके अंदर में रहेगा ना, उसी से हमको मतलब है, उससे बाहर से हमको कोई मतलब नहीं है, ठीक। तो जब आप बात करेंगे तो कितना होगा? चार्ज इंक्लोज्ड बाय ε0, और यहाँ 5, 3, 8 और 2 10 हो जाएगा, 10/ε0 कर दीजिए। अब देखिए इस वाले फार्मूले में ε0 का काम पड़ेगा ना। हम आपको स्टार्टिंग में बताए थे कि अगर आप 1/4πε0 का वैल्यू सिर्फ याद रखते हैं
कितना होता है 9 इंटू 10⁹ रखते हैं ना, तो उससे काम नहीं चलेगा। वहां पे आपको एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू भी क्या करना पड़ेगा, याद रखना पड़ेगा। और एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू कितना होता था, याद कीजिए। एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू जब हम लोग बात करेंगे तो एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू कितना होता था 8.85 इंटू 8.85 इंटू 10 कितना -12 होता था ना। तो इसका अब देखिए अब काम पड़ा कि नहीं इसमें। अब एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू ही नहीं पता, तो 1/4 पर एप्सिलॉन तो यहाँ है नहीं, किस कौन है एप्सिलॉन नॉट है ना, तो यहाँ किसका काम पड़ेगा एप्सिलॉन नॉट का ना, इसलिए इसका काम बार बार पड़ेगा। और इसका याद रखिएगा वैल्यू कितना 8.85 इंटू 10⁻12। कोई दिक्कत है इसमें नहीं ना। तो देखिए आज अभी टाइम के लिए इतना ही है। और अब आज आपको क्या क्या बताया उसमें 1 मिनट तो आपको बता देते हैं। इसमें आपको क्वेश्चन जो टॉर्क जो पिछले क्लास में खत्म हुआ था उस पर जो बेस्ट क्वेश्चन था वो बता नहीं पाए थे टाइम के कारण, तो आज हम आपको पहले टॉर्क से रिलेटेड क्वेश्चन बता दिए। फिर आपको चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन बताए, सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, जिसमें आपको कौन सा होता था लाइन चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक अलग अलग टाइप का बताए। उसमें जो फार्मूला यूज होता है वो आप फार्मूला आपको बता दिए कौन सा होता है, उस पर भी जो बेस्ट क्वेश्चन है वो आपको हम करवा दिए। अभी अब जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है वो बता दिए कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है, ठीक है। और गॉस लॉ उसी का, अब इलेक्ट्रिक फ्लक्स समझ गए हैं तो गॉस लॉ जो है था उसका बेसिक आपको हम समझा दिए कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स गॉस लॉ क्या होता है, ठीक है। उसको थोड़ा सा और डिटेल में जानेंगे, इतना से ही काम नहीं चलेगा, ठीक है। तो गॉस लॉ का थोड़ा सा और आगे बढ़ाएंगे और उस पर जो बेस्ट क्वेश्चन है, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है गॉस लॉ, ठीक है। तो इस पर जो बेस्ट क्वेश्चन है उसको अच्छे से करना है, बात समझ आया उसमें, क्योंकि क्वेश्चन इससे भर भर के देता है। जैसे आप इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पढ़े थे ना डाइपोल के कारण, तो उसमें भी क्वेश्चन बहुत सारा पूछ रहा था इलेक्ट्रिक फील्ड से, कूलम्ब्स लॉ से बहुत सारे क्वेश्चन पूछ रहा था। उसी टाइप से जो गॉस लॉ है उस पर भी बेस्ट क्वेश्चन बहुत सारा रहता है, ठीक है। तो उसको हम लोग आगे करेंगे। अब क्वेश्चन कंटिन्यू करेंगे। ये देखिए मेन है कि थ्योरी का ये लास्ट टॉपिक है गॉस लॉ, ठीक है। थ्योरी करेंगे उसके बाद आपको बताया है कि पूरा का पूरा सिर्फ क्वेश्चन बताएंगे, ठीक है। तो एक क्लास और फिर एक क्लास और, ये 2 क्लास में हम पूरा का पूरा जो मिसलिनियस वाला क्वेश्चन है, जिसमें कि जैसे आप इसमें वेक्टर सबका काम पढ़ रहा है, तो वेक्टर आप उसमें 11th में आप थोड़ा इसीलिए बोले थे हम कि वेक्टर हो गया या आप वर्क पावर एनर्जी हो गया, ये सबका थोड़ा रिवीजन कर लीजिएगा, क्योंकि उसका काम यहाँ पे पढ़ने वाला है, टेंशन सबका काम पढ़ने वाला है, ठीक है। तो इसमें आप जो यूज होगा, अब चैप्टर तो नहीं बताएंगे लेकिन थोड़ा थोड़ा आपको बता देंगे कि ये चीज़ होता है, उसके फिर उसका यूज बताएंगे। तो अब जो है लास्ट टॉपिक है गॉस लॉ, उसके बाद सिर्फ क्वेश्चन ही बताएंगे, ठीक है। उसके बाद फिर चैप्टर 2 में जाएंगे, ठीक है। चलिए अभी तक के लिए इतना ही रखते हैं।